हेलो एवरीवन। बेटा, हमने लास्ट क्लास के अंदर डिपार्टमेंट की एक क्लास हो चुकी है आपकी, जिसके अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर समझा था डिपार्टमेंट अकाउंट्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, और सबसे मेन चीज उसमें डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, पीएनएल कैसे बनता है, कंसोलिडेटेड पीएनएल कैसे बनता है। उसमें एक पॉइंट हमारा पेंडिंग था, स्टॉक रिजर्व। चलिए, आज पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं स्टार्ट करा रहा हूँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये जो मैं कराने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो पहले ध्यान से पढ़ते हैं, फिर इसमें पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। स्टॉक रिजर्व की वगैरह कैलकुलेशंस वगैरह भी होंगी, जो काम हमारा पिछली क्लास के अंदर पेंडिंग रह गया था ना, आज हम उसको पूरा करेंगे। तो चलिए निकालिए आप अपने यहाँ क्वेश्चन नंबर 5, बुक के अंदर निकालिए क्वेश्चन नंबर 5, डिपार्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 5। देखो, कॉम्प्लेक्स लिमिटेड हैज 3 डिपार्टमेंट्स। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ साथ समझना। Complex Limited has 3 departments A, B and C. The following information is provided. एक कंपनी है कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, उसके 3 डिपार्टमेंट है ABC, और उसकी तीनों की आपको नीचे डिटेल इंफॉर्मेशन दे रखी है। ABC 3 कॉलम दे रखे हैं, अमाउंट रुपीज में दे रखा है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, कंजम्पशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। मतलब कंजम्पशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल का मतलब ये परचेज नहीं है, कंजम्पशन है। जैसे होता है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। ऐसा आप कॉस्टिंग के अंदर पढ़ते हैं रॉ मटेरियल के मामले में, कि रॉ मटेरियल का जो खर्चा हम दिखाते हैं वो परचेज नहीं होती, उसकी कंजम्पशन वो हमारी कॉस्ट है, जितना रॉ मटेरियल प्रोडक्ट बनाने में कंज्यूम हुआ। तो कंजम्पशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, तो वो दे रखा है ए और बी में 8,000 और 12,000। फिर वेजेस दे रखी है 5,000 और 10,000। फिर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 4,000, 14,000 और 8,000। पढ़ने मेरे साथ साथ पढ़ो। सेल्स दे रखी है सिर्फ सी डिपार्टमेंट में 34,000 की। फिर वो दे रखा है उसने, स्टॉक ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज वैल्यूड एट कॉस्ट टू द डिपार्टमेंट कंसर्न। होना भी चाहिए। हर एक डिपार्टमेंट में जो क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है वो अपनी ही डिपार्टमेंट की कॉस्ट पर वैल्यूड किया जाता है। इस लाइन का ये मतलब है। देखो, स्टॉक ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज वैल्यूड। स्टॉक की तो वैल्यूएशन पड़ी थी ना, फाउंडेशन लेवल पे आप लोगों ने पढ़ी थी स्टॉक की वैल्यूएशन, उसकी बात की जा रही है। कह रहा है वैल्यूड एट कॉस्ट, वहां पे भी आपने पढ़ा है स्टॉक को वैल्यूड किस पे करते हैं, कॉस्ट पे, टू द डिपार्टमेंट कंसर्न। स्टॉक ऑफ ए डिपार्टमेंट आर ट्रांसफर टू बी एट अ मार्जिन ऑफ 50% अबव कॉस्ट। ए डिपार्टमेंट जो है वो बी को जो गुड्स ट्रांसफर करता है वो उसमें मार्जिन रखता है 50%, 50% अबव डिपार्टमेंटल कॉस्ट। जैसे ए की कॉस्ट मान लीजिए आती है 100 रुपीज, वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ए जो फर्स्ट डिपार्टमेंट है वो जो प्रोडक्ट बना रहा है, मान लो उसकी कॉस्ट आती है 100 रुपए, तो वो 100 रुपए में ट्रांसफर नहीं करता, उसमें 50 रुपए आप ऐड कर दो। कितना हो जाएगा बताइए? 100 में अगर आप 50 रुपए ऐड करेंगे, 100 में 50 ऐड करोगे तो कितना हो गया? 150। तो ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट को जो गुड्स ट्रांसफर करता है वो 150 रुपए में ट्रांसफर करता है। ठीक है। अच्छा, ए डिपार्टमेंट ट्रांसफर टू बी एट अ मार्जिन ऑफ 50% अबव डिपार्टमेंटल कॉस्ट। स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी आर ट्रांसफर टू सी डिपार्टमेंट एट अ मार्जिन ऑफ 10% अबव डिपार्टमेंटल कॉस्ट। अब जो बी जो है वो सी को जो ट्रांसफर करता है वो कैसे ट्रांसफर करता है, वो जो भी उसकी अपनी कॉस्ट आती है उसका 10% अबव, 10% उसमें और ऐड कर देता है। अच्छा, अदर एक्सपेंसेस, आपको दूसरे एक्सपेंसेस दे रखे हैं। सैलरी का खर्चा है इस पूरी कंपनी का, टोटल सैलरी का, कॉम्प्लेक्स लिमिटेड जो फर्स्ट नाम दे रखा था उस कंपनी का टोटल सैलरी का खर्चा आपको बता रखा है 2,000 रुपए। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट, इंटरेस्ट पेड, डेप्रिसिएशन, ये सारे अलग एक्सपेंसेस दे रखे हैं ऊपर जो बताए गए एक्सपेंस थे उनके अलावा। एलोकेट एक्सपेंसेस मतलब बांटना, एलोकेट करो, अलग अलग करो। एक्सपेंसेस एलोकेट इन द रेशियो ऑफ डिपार्टमेंटल ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब ये कि जो ऊपर आपको खर्चे बताए थे ना, सैलरी से लेकर डेप्रिसिएशन तक के खर्चे, वो कैसे बांटे जाएंगे जब आप इन डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग अकाउंट अभी बनाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट, मैंने तो यहाँ फॉर्मेट पहले ही बना रखा है, टाइम बच जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल, ये देखिए ये मैंने 2 फॉर्मेट बनाए थे। तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये 2। तो ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ए बी सी तीनों का जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, उस ग्रॉस प्रॉफिट की रेशियो में हम इन एक्सपेंसेस का डिवीजन करेंगे। एलोकेट एक्सपेंसेस इन द रेशियो ऑफ डिपार्टमेंटल ग्रॉस प्रॉफिट। ओपनिंग फिगर इन द रिजर्व ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन द डिपार्टमेंट स्टॉक, डिपार्टमेंट ए 1,000, डिपार्टमेंट बी 2,000। ये उन्होंने ओपनिंग स्टॉक रिजर्व दिया है। इसका अभी मैंने कुछ बताया भी नहीं, समझाया भी नहीं, एंड में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है काफी बड़ा क्वेश्चन है, ये समझ लो आज ही आपकी क्लास के अंदर स्टार्ट हुआ है, ये नेक्स्ट क्लास तक जाकर के ओवर हो जाएगा। आज भी हो सकता है,
अभी देखते हैं, पूरा आपको समझने भी तो आना चाहिए ना। तो देखते हैं, पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इसको कराने में मुझे बहुत और भी कई तरह के क्वेश्चंस कराने पड़ेंगे। तो देखते हैं अभी इसमें। तो ये स्टॉक रिजर्व दिया, अभी फिलहाल इसे भूल जाओ। स्टॉक रिजर्व ये जो 2000 और 1000 रुपए दिया ना, इसको पूरा समझेंगे एंड में, बाद में यूज आएगा जब कंसोलिडेट पीएनएल बनाएंगे। मैंने कल आपको जब समझाया था लास्ट क्लास के अंदर, तो आपको लास्ट के अंदर स्टॉक रिजर्व के बारे में थोड़ा सा एक हिंट ही दिया था कि जस्ट लाइक ये, जैसे आप हायर परचेज पढ़ते तो वहां स्टॉक रिजर्व, स्टॉक के ऊपर रिजर्व, लोड का मार्जिन होता है। ये एक तरीके से लास्ट ईयर का बना करके इन्होंने दे दिया, जो करंट ईयर का क्या कहलाएगा, ओपनिंग। लास्ट ईयर का बना के दे रखा है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, ओपनिंग फिगर लिखा भी है, ओपनिंग फिगर और रिजर्व। तो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व उन्होंने बता दिया। प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002। 31 मार्च 2002 का आपको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो एक काम करो आप या तो रुक करके बाद में नोट कर लेना, अभी आप समझो सिर्फ मैं क्या क्या लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले क्वेश्चन में लिख रखा था ओपनिंग स्टॉक, तो ये मैंने देखो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002। फॉर्मेट आप ध्यान से देख लें, क्योंकि एग्जाम में बच्चा गलती क्या करता है, सब कुछ आता होता है, फॉर्मेट के मार्क्स कट गए। तो आप प्रेजेंटेशन देख लो, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स ए बी सी, कॉलमनर फॉर्म के अंदर हम डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, नीचे इसी तरह से पीएनएल बन जाएगा। और डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये अकाउंट वर्ड पूरा लिखना होता है, ए ऑब्लिक सी नहीं चलेगा। फॉर द ईयर एंडेड, एंडिंग नहीं होता, एंडिंग ऐसे लिख देते हैं कई बच्चे, यहाँ पे क्या लिखा है, एंडेड 31 मार्च 2002। इस तरह से प्रॉपर, अगर डेट दी है तो लिखेंगे, नई डेट लिख के छोड़ देंगे। अब इस क्वेश्चन में तो दी हुई थी तो आप बना लेंगे। तो सबसे पहले देखिए ओपनिंग, छोटी छोटी चीजें लेकिन ध्यान में रखने वाली है, एक बार बता दिया जाए तो आप घर में जब प्रैक्टिस करें तो घर में प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा फॉर्मेट बना करके करें। आते हुए क्वेश्चन में क्यों मार्क्स कटवाएं भाई, अगर मान लीजिए 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है ये, तो 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व भी करोगे, समय भी लगाओगे, एफर्ट्स भी पूरे लगा रहे हो, और फॉर्मेट की वजह से 2 नंबर कटवा दिया, वहाँ 2-4 नंबर क्यों कटवाने। तो ओवर राइटिंग नहीं करनी, कटिंग नहीं करनी, और फॉर्मेट प्रॉपर तरीके से बनाने हैं। हालांकि आप फाउंडेशन क्लियर करके आए हो तो आप लोगों को ये सब चीजें प्रेजेंटेशन वहां पर भी सिखाई जाती थी, लेकिन जो पहले बच्चे पढ़ते थे, जैसे सीपीटी पास करके आते थे, तो वहां बड़ी दिक्कत आती थी प्रेजेंटेशन को लेकर के, क्योंकि वो लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे सेलेक्ट करना जानते थे और ज्यादा प्रेजेंटेशन पे फोकस नहीं करते थे। चलिए जी, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, तो टू ओपनिंग स्टॉक बताइए कितना है। ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है 3000 रुपए, 4000 रुपए और 6000 रुपए। ठीक है भाई। नेक्स्ट, कंजम्पशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। कंजम्पशन का मतलब ये खर्चा हो गया, ये रॉ मटेरियल का खर्चा है, तो ये रॉ मटेरियल का खर्चा भी कहाँ आएगा, ट्रेडिंग में। तो टू कंजम्पशन, टू कंजम्पशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, ये देखिए, तो कंजम्पशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कितना खर्चा आ जाएगा, कंजम्पशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल का 8000। दूसरे डिपार्टमेंट का है 12000 रुपए, और नेक्स्ट डिपार्टमेंट का कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट वेजेस, वेजेस कहाँ आएगी, पीएनएल में, ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग में डायरेक्ट है, तो वेजेस आएगी ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ये देखिए जी, मैंने वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया, 5000 रुपए और 10,000 रुपए। सी डिपार्टमेंट का कुछ दिया ही नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक, हाँ जी बेटा, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, कितना दे रखा है देखो, पढ़ो क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। क्लोजिंग स्टॉक अलग अलग इनका दे रखा है, कितना कितना दिया हुआ है, बाय क्लोजिंग स्टॉक। कुछ सेल्स इंटरनल ट्रांसफर आएंगे ना, इसके लिए मैंने स्पेस छोड़ दी। क्लोजिंग स्टॉक 4000 रुपए, 14,000 रुपए और 8,000 रुपए। अच्छा, सी डिपार्टमेंट की सेल्स भी दी हुई है, बाय सेल्स
इस क्वेश्चन के अंदर ए से गुड्स किसके पास जाते हैं, बी के पास, और बी से सी के पास, और सी फाइनली प्रोडक्ट की सेल कर देता है। ये अभी ऊपर उन्होंने बताया भी था, ए का मार्जिन दिया था 50% अबव कॉस्ट, बी का मार्जिन दिया था सी को भेजने में 10% अबव कॉस्ट। सी तो फाइनल है, लास्ट डिपार्टमेंट, उसने देखो सेल कर दी है। चलिए जी और आगे बढ़िए। स्टॉक ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज वैल्यूड एट कॉस्ट टू द डिपार्टमेंट कंसर्न, तो वो उन्होंने कैलकुलेट करके दे ही रखा है। स्टॉक ऑफ ए डिपार्टमेंट आर ट्रांसफर टू बी एट अ मार्जिन ऑफ 50% अबव डिपार्टमेंटल कॉस्ट। देखो नीचे तक अब जो क्वेश्चन है उसमें ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कुछ नहीं है, वो सारे देखो सैलरी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, रेंट, इंटरेस्ट पेड, डेप्रिसिएशन, ये सब इनडायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट है तो कहाँ जाएंगे, इनडायरेक्ट जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ट्रेडिंग में तो और कुछ नहीं आना। अब ट्रेडिंग में अगर कुछ नहीं आना तो बेटा आप सब अब मुझे बताइए, यहाँ ना कुछ कैलकुलेशन भी आपको करनी पड़ेगी। ए डिपार्टमेंट से गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ए डिपार्टमेंट से अगर गुड्स ट्रांसफर होंगे तो मैंने आपको बताया था ए डिपार्टमेंट के लिए बाय इंटरनल ट्रांसफर, बाय इंटरनल ट्रांसफर। इसके लिए तो सेल है जस्ट लाइक, और बी के लिए ये कॉस्ट है, तो टू इंटरनल ट्रांसफर, इंटरनल ट्रांसफर। अब ये आप लोग अमाउंट कैलकुलेट करके मुझे बताएं कि कितना इंटरनल ट्रांसफर होगा। ये ए ने जो बी को ट्रांसफर किए गुड्स, वो कहलाएगा इंटरनल ट्रांसफर। तो वो आप मुझे जरा कैलकुलेट करके बता सकते हैं कितने रुपए का ट्रांसफर हुआ। चलिए देख लिया होगा आप, जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप है ना पॉज करके खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ऐसा है ना, आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछूं उसका बेनिफिट आपको ना मिले। मतलब लाइव क्लास होती है तो उसके अंदर भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दिमाग चलाया जाता है। तो यहाँ जब जैसे अब मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मैं तो सॉल्व कर दूंगा बस अभी से, लेकिन अब मैंने क्वेश्चन पूछा है कि बेटा यहाँ इंटरनल ट्रांसफर जरा कैलकुलेट करो, तो आप भी वीडियो को पॉज करके और आप अपने कैलकुलेटर पे जो ऐसा भी दिमाग लगता है कि मेरे हिसाब से इतना आता है आंसर, आप सॉल्व कर लो और फिर मेरी वीडियो को आगे चला दो। तो आपको अब मैं सॉल्व करूंगा तो लॉजिक भी पता लग जाएगा, और अगर सही किया है तो सही का पता लग जाएगा, गलत किया है तो सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इंटरनल ट्रांसफर कैसे कैलकुलेट होगा। तो पहले ए डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकाली जाएगी। ए डिपार्टमेंट की कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, ए डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकालने के लिए देखो ए डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकालने का तरीका क्या रहेगा। 3,000 रुपए प्लस करो इसमें 8,000 रुपए, प्लस करो इसमें 5,000 रुपए, तीनों का टोटल कितना आ गया 16,000 रुपए। उसमें से 4,000 रुपए का तो स्टॉक इसके पास बच ही गया, तो कितना आ गया 12,000। यहां तक सबका कैलकुलेट हो गया ना। आप सब भी कैलकुलेटर पे कर सकते हो, स्क्रीन से ही देख सकते हो अगर जिन्होंने नहीं भी किया है तो। 8 और 3 11 और 5 16, 16 में से 4,000 रुपए माइनस कर दो तो 12,000 रुपए क्या चीज आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी। ए डिपार्टमेंट ने बी डिपार्टमेंट को जो गुड्स ट्रांसफर किए उसकी कॉस्ट आ गई 12,000 रुपए। यहां तक सबको समझ में आया। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। क्वेश्चन में क्या लिखा था कि ए डिपार्टमेंट जो है वो ट्रांसफर करता है बी को ये गुड्स एट अ मार्जिन ऑफ 50% अबव डिपार्टमेंटल कॉस्ट। अब डिपार्टमेंटल कॉस्ट कितनी आई थी हमारे वाले केस में, हमारे केस के अंदर आई है 12,000 रुपए, और 12,000 रुपए के अंदर आप 50% मार्जिन और ऐड कर दो। ये देखो मैं यहां करके दिखा देता हूं। ए से जो बी की तरफ गुड्स ट्रांसफर होंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी है, अभी कैलकुलेट की थी 12,000 रुपए। इसमें ऐड करो प्रॉफिट मार्जिन, उसने कितना प्रॉफिट मार्जिन इसमें ऐड कराया 50% कॉस्ट का, तो 50% ऑफ 12,000, ये जो 12,000 रुपए कॉस्ट आई इसका 50%,
तो इसका 50% हो गया 6,000 रुपये, और जब आप इसको ऐड कर लोगे तो टोटल आ जाता है आपका 18,000 रुपये। ये देखिए जी, तो 18,000 रुपये ये क्या चीज आ गई, इंटरनल ट्रांसफर आ गया, इंटरनल ट्रांसफर। ये देख लो 12,000 रुपये कहां से आए थे, इन तीनों का टोटल, उसमें से 4,000 माइनस करा, और 12,000 के अंदर 50% मार्जिन ऐड किया 6,000 रुपये, तो ये 18,000 आ गया। और यहां पर अब 18,000 रुपये से एंट्री हो जाएगी। 18,000 रुपये बताइए किसने ट्रांसफर किया, ए ने ट्रांसफर किया। किसको ट्रांसफर किया, बी को। तो ए के लिए जस्ट लाइक सेल, ये देखिए इसके क्रेडिट में आ गई, और बी के लिए ये 18,000 रुपये क्या चीज है, कॉस्ट। ये देखिए 18,000 रुपये इसके डेबिट में आ गए। आप मुझे बताइए यहां तक सब बच्चों को क्लियर हुआ। चलिए, तो अगर क्लियर हो गया तो अब आप चलिए बी के लिए, बी ने भी तो सी को ट्रांसफर करें, बी ने भी तो सी को ट्रांसफर करें। तो अब इसमें भी आपको इंटरनल ट्रांसफर कैलकुलेट करना है कि भाई बी ने सी को कितने में इंटरनल ट्रांसफर किया। तो मैं भी हिसाब लगाता हूं, मैं हिसाब लगाता हूं 4,000 रुपये ओपनिंग स्टॉक प्लस 12,000 रुपये प्लस 10,000 रुपये प्लस 18,000 रुपये, इसके पास तो ये भी कॉस्ट का ही पार्ट है, और माइनस 14,000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक बच गया। तो मेरी कैलकुलेशन आ रही है 30,000 रुपये। इन सब का टोटल किया, 14,000 रुपये इसमें से माइनस किया, तो 30,000 रुपये आपके पास क्या आ गया, जो बी डिपार्टमेंट ने सी डिपार्टमेंट को इंटरनल ट्रांसफर किया उसकी कॉस्ट। और क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, सब आ जाओ क्वेश्चन पे पढ़ो। क्वेश्चन में क्या लिखा है, लिखा है स्टॉक ऑफ बी डिपार्टमेंट आर ट्रांसफर टू सी डिपार्टमेंट एट अ मार्जिन ऑफ 10% अबव डिपार्टमेंटल कॉस्ट। तो हमारी कॉस्ट कितनी आई थी, 30,000 रुपये। तो ये देखो इंटरनल ट्रांसफर में बी टू सी, तो बी टू सी के लिए कॉस्ट आ गई हमारे पास 30,000 रुपये। फिर इसमें आप ऐड करो प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि बी कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रांसफर नहीं करता, उसमें कुछ लोड कुछ मार्जिन ऐड करके ट्रांसफर करता है। तो 30,000 रुपये में इसका 10% निकालो, तो 30,000 का 10% कितना हो गया, 3,000 रुपये। ये 3,000 रुपये ऐड करो तो ये टोटल आ गया 33,000। तो ये इंटरनल ट्रांसफर का अमाउंट आ जाएगा 33,000। बेटा इसमें मुझे बताएं किसी को कोई दिक्कत। तो 33,000 रुपये 33,000 बी के लिए जस्ट लाइक सेल, बी के लिए जस्ट लाइक सेल, और सी के लिए जस्ट लाइक कॉस्ट। सॉरी, बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत, क्लियर हो गया यहां तक। चलिए अब लिख देते हैं यहां ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया। ग्रॉस प्रॉफिट तो ए डिपार्टमेंट का सबसे पहले तो लगाओ टोटल, ये आ गया 18 और 4 22,000, यहां भी टोटल आएगा 22,000। 22,000 में से माइनस कर दो 22 में से माइनस कर दो, 8 3 11 5 16, तो ये आ गया 6,000 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट। डिपार्टमेंट ए का ग्रॉस प्रॉफिट 6,000 रुपये। इसी तरह से डिपार्टमेंट बी 33 प्लस 14 47,000, यहाँ भी कितना आ जाएगा 47,000। अब 47,000 में से आप माइनस कर दो 4,000 माइनस 12,000 माइनस 10,000 माइनस 18,000, तो ये आ जाता है 3,000। ऐसे ही डिपार्टमेंट सी में देखिए 34 प्लस 8, तो ये टोटल आ जाएगा 42,000, यहाँ भी 42,000, और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया
3000। ये देखिए जी, यहाँ तक का सबको क्लियर हुआ। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप P&L में लिख लेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। वैसे ही बनता है जैसे नॉर्मल ट्रेडिंग P&L बनता है। 6000, 3000 और 3000, ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मैंने ट्रांसफर कर दिया P&L में। अब बेटा उसने कहा था पढ़ो, अब जरा क्वेश्चन पे वापस पहुंचो। उसने बहुत सारे खर्चे बता रखे थे, सैलरी का, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, रेंट का, इंटरेस्ट का, डेप्रिसिएशन का, और एलोकेट एक्सपेंसेस इन द रेशियो ऑफ डिपार्टमेंटल ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये डिपार्टमेंटल ग्रॉस प्रॉफिट ये देखिए सब, ये रहे 6000, 3000, 3000। तो रेशियो कितनी आ गई? 2:1:1। 6000, 3000, 3000 की रेशियो कितनी आ जाएगी? 2:1:1 प्रॉफिट की रेशियो। और इस 2:1 की रेशियो के अंदर आप इन एक्सपेंसेस को बांट दो। जैसे देखिए, सबसे पहले पढ़िए कौन सा खर्चा दे रखा है। फर्स्ट एक्सपेंस सैलरीज, तो मैं यहां लिख रहा हूं 2 सैलरीज। हाँ जी, बांटो, 2:1 में बांट दो तो आ जाएगा 1000, 500, 500। सभी खर्चों को इसी रेशियो में बांटना है 2:1 में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1000 रुपए को बांटो 2:1 में तो यह आएगा 500, 250 और 250। फिर इसी तरह रेंट के खर्चे को बांटना है, टू रेंट 6000 को 3000, 1500 और 1500। टू इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट का खर्चा देखिए, सब पढ़ो कितना है 4000, इसको भी बांटो 2000, 1000, 1000। डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन को बांटो आप 3000 को 1500, 750 एंड 750। अब आप निकालें कि प्रॉफिट आया या लॉस, क्योंकि सारा क्वेश्चन में हमने जो गिवन चीजें थी वो तो सब कर ली, जो गिवन चीज थी वो हमने सारी कर ली। जल्दी से आप प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन करेंगे। ये तो आपके पास डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, 1500, 325। डेबिट का टोटल आ गया 8000 रुपये, यहां भी 8000 रुपये, लेकिन क्रेडिट का टोटल है सिर्फ 6000, तो यह आ गया नेट लॉस। पहले डिपार्टमेंट में नेट लॉस कितना आया? 2000। और डिपार्टमेंट सेकंड डिपार्टमेंट में भी डेबिट साइड ही ज्यादा नजर आ रही है, देखो ना, 500 प्लस 250, 750 प्लस 2500 प्लस 750, ये आ गया 4000। यहां भी 4000 और 1000 रुपए का नेट लॉस यहां आ गया। फिर सी में भी 1525, तो ये भी डेबिट ही ज्यादा है। 500 प्लस 250 प्लस 2500 प्लस 750, 4000। जी नेट लॉस आ रहा है 2000, 1000 और 1000।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको। मैंने देखो ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया और ये बन गया पीएनएल अकाउंट। तो आप इसे पॉज करके अब नोट कर सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बन गया है। आप इस तरह से पीएनएल को भी पॉज करके नोट कर सकते हैं। पीएनएल को नोट कर लो। इसके बाद ये कैलकुलेशन थी कुछ इंटरनल ट्रांसफर की। अब हम बना देते हैं। अब बताइए क्या बनेगा, बता सकते हैं, आप बता सकते हैं क्या बनेगा। कल समझाया था, एक अकाउंट और बनता है कंपनी का प्रॉफिट निकालने के लिए। क्या चीज? कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या जर्नल पीएनएल भी बोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए जी, अब जनरल पीएनएल के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। ये लो, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट तो आप लिख ही लेंगे। अब तीनों डिपार्टमेंट का अगर प्रॉफिट आता तो वो ट्रांसफर होता, यहाँ तो लॉस है। तो सबसे पहले टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिपार्टमेंट ए बी सी, ये इन तीनों के नेट लॉस है 2000, 1000 और 1000। क्या ये कंपनी का लॉस आ गया? मैं कह दूं कि 4000 रुपए क्या कंपनी का लॉस आ गया? नहीं, अभी इसमें स्टॉक रिजर्व एडजस्ट होगा। देखो अब जरा बात समझने की है। यहां तक तो जो गिवन था क्वेश्चन में हो गया। एक स्टॉक रिजर्व जरूर दे रखा था। देखो स्टॉक रिजर्व, मैं यहां हेडिंग डालता हूं स्टॉक रिजर्व। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। देखो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व की जर्नल एंट्री क्या होती है? कंसोलिडेटेड, या ऐसे कहिए आप, आपने किस नाम से इसमें खाता खोला था? देखो इसमें जर्नल पीएनएल के नाम से खुला है, तो मैं यहां जर्नल एंट्री लिख रहा हूं। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। और स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बेटा मैंने एंट्री लिखी है, अभी समझाना बाकी है। ये तो मैंने एंट्री लिख दी कि एंट्री होगी तो क्या होगी इसकी एंट्री। ये ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, ये क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। ये देखो आप एक बार है ना, इसको भी यहां तक आप नोट कर लो। जर्नल पीएनएल को अभी क्लोज मत करना, अभी इसमें स्टॉक रिजर्व की एंट्री होनी है। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व की तो हो सकती है, दी हुई थी शायद। देखो जरा, डिपार्टमेंट ए का 1000 रुपए और बी का 2000 रुपए, तो टोटल 3000 रुपए दे रखे थे। और ये ओपनिंग स्टॉक रिजर्व की जब जनरल रिजर्व में ये जो एंट्री हो गई ना ओपनिंग स्टॉक रिजर्व की, ये एंट्री हो जाएगी कितने से? 3000 से। तो ये यहां पर स्टॉक
रिजर्व, ये कौन सा स्टॉक रिजर्व है? ओपनिंग 3,000 रुपये, और जब अभी क्लोजिंग कैलकुलेट करना सिखाऊंगा तो उसकी पोस्टिंग क्या हो जाएगी? जर्नल पीएनएल में टू स्टॉक रिजर्व। ये क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व है, और जब ये हो जाएगा तो आपके पास ईयर एंड का ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट आ जाएगा। ये देखिए, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा ना वो आ जाएगा। मतलब ये जनरल पीएनएल कैसे क्लोज होगा? अब जब तक ये स्टॉक रिजर्व नहीं आएगा, अब हमें बस इसी पे काम करना है अब सारा। ठीक है, ये भी नोट कर लो, यहां तक नोट कर लो इसे। ये लो जनरल पीएनएल, और ये, हाँ इसे समझाना है मुझे, सारा समझाऊंगा ये। अब स्टॉक रिजर्व ही समझाना है, उसी पे वर्क करना है हमें। ये लो। हाँ जी बच्चों, अब सारा आप सबने नोट कर लिया होगा। अब स्टॉक रिजर्व पे चलते हैं। देखो स्टॉक रिजर्व, उसको हमें कैलकुलेट करना है ना। जैसे मैं पहले आपको प्रॉब्लम विजुलाइज करा दूं। ये जो, अब इसमें दिक्कत क्या है? ये स्टॉक रिजर्व क्या 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 पॉइंट है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये कंपनी का प्रॉफिट आ गया, जैसे 2 और 1 3 और 1 4, 4,000 रुपए डेबिट में आ रहे हैं और 3,000 रुपए क्रेडिट में, तो 1,000 रुपए या 4,000 रुपए का ही टोटल कर लूं मैं ये कह दूं कंपनी का लॉस हो गया। आप कहोगे नहीं सर, स्टॉक रिजर्व एडजस्ट करो। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व दे रखा था, मैंने इसे क्रेडिट कर दिया, तो अब आ गया क्या कंपनी का प्रॉफिट? अभी भी नहीं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकालना पड़े। तो वो स्टॉक रिजर्व का क्या रीजन है, जरा समझिए क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए इस क्वेश्चन में, यहां पर अगर आप स्क्रीन पे देखें तो ए ने बी को गुड्स ट्रांसफर करे, ए ने बी को गुड्स ट्रांसफर करे, क्या कॉस्ट टू कॉस्ट करें? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मन ही मन में उसके जवाब सवाल करते जाना तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ए ने बी को गुड्स ट्रांसफर करे, क्या क्या कॉस्ट टू कॉस्ट करे? अपनी कॉस्ट पे कर दिया या प्रॉफिट मार्जिन रखा? रखा ना, कुछ प्रॉफिट मार्जिन रखा। हाँ, अच्छा, अब बी ने सी को गुड्स ट्रांसफर करे तो उसने भी कुछ प्रॉफिट मार्जिन रख के ही ट्रांसफर करे। अच्छा, अब ये बताइए, ये जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया बी के पास, यहां बच गया ना 14,000, यहां 4,000, यहां 8,000, तो इस स्टॉक में, बी के स्टॉक में कुछ ना कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो ए से ट्रांसफर होकर के आया बी के स्टॉक में। भाई बी का जो स्टॉक है, अगर आप डेबिट साइड पे चेक करें, डेबिट साइड पे सब चेक करें भाई, 4,000 रुपए, 12,000 रुपए, 10,000 रुपए, ये सब कुछ तो उसका अपना था, ये उसका अपना था, और ये वाला पार्ट उसके पास ए से ट्रांसफर होके आया था, और इसमें कुछ मार्जिन है। तो इसका मतलब बी के पास टोटल, मैं कह सकता हूं गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, गुड्स जिनको बेचा जा सकता है या ट्रांसफर किया जा सकता है, नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर सकते हो, नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर सकते हो, वो गुड्स अवेलेबल कितने के हुए? 12 और 4 16 और 10 26,000, 26 में 18 और जोड़ दो, 44,000 हो गए। पहले मुझे बताइए ये बात क्या सबको समझ में आती है? बी के पास टोटल गुड्स अवेलेबल हैं 44,000 के, जिसमें से 18,000 किसके हैं? ए के। तो अब इस टोटल स्टॉक में से ही तो कुछ स्टॉक ट्रांसफर हो गया और कुछ बच गया। तो इसका मतलब जो बच गया, जैसे यहां जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया, इसमें कुछ पार्ट ऐसा होगा एलिमेंट जो ए से ट्रांसफर होकर के आया है। वो वही तो नहीं पता ना कितना आया, लेकिन होगा तो सही ना, एक इंटरप्रिटेशन तो समझ में आ रही है। कैलकुलेट करना 2 मिनट साइड में रखो, वो सब समझाऊंगा मैं, उस पर ध्यान मत दो कि सर कैलकुलेट कैसे होगा, क्या मल्टीप्लाई करें, क्या डिवीजन करें। पहले समझने की कोशिश करो कि प्रॉब्लम क्या है, हम किस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे करेंगे, पहले प्रॉब्लम तो समझो ना। तो इस 14,000 में कुछ स्टॉक ऐसा है जो
ए के पास से ट्रांसफर होकर के आया है और वो जो ए से ट्रांसफर होकर के आया है उसमें ए ने प्रॉफिट कमा रखा है और वो आगे ट्रांसफर ही नहीं हुआ, ईयर एंड पे बच गया। इसी तरह से बी ने सी को ट्रांसफर किया था, कुछ गुड्स ट्रांसफर किए थे ना, 33,000 के देख लो इंटरनल ट्रांसफर इसके यहाँ आया है और इसमें से इसके पास पहले से ही ओपनिंग स्टॉक था 6 का। तो आप ये देखें कि टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इसके पास कितने के हो गए, 39 के। और 39 में से अब कितने की सेल हो गई, कितने के गुड्स उसके पास बच गए, ये तो दे रखा है, लेकिन 8,000 में कितना स्टॉक बी का है जो बी से ट्रांसफर होकर के आया, ये नहीं पता। फिर उस स्टॉक में ए से भी कुछ ट्रांसफर होकर बी में आया था और फिर बी में जो एलिमेंट ट्रांसफर हुए सी में, तो इस सी के स्टॉक में कुछ हिस्सा बी का है, कुछ ए का भी है, क्योंकि ए से बी के पास पहुंचा स्टॉक और बी से सी, तो सी के पास जो स्टॉक बचा वो उसमें कुछ पार्ट बी का हो सकता है और बी वाले पार्ट में कुछ पार्ट ए का हो सकता है। समझ में आई, पहले प्रॉब्लम समझ में आई। और उस पर किसने कमा रखा है प्रॉफिट, पिछले डिपार्टमेंट ने प्रॉफिट कमा रखा है और ये स्टॉक बच गया है। एक बात समझो, देखो मैं अगर आपको गुड्स भेजता हूं, मेरा डिपार्टमेंट है ए, आपका डिपार्टमेंट है बी, कंपनी के हम 2 डिपार्टमेंट है, मैं आपको गुड्स भेजता हूं, 100 की चीज 110 में भेजता हूं और आप आगे उसे कस्टमर में को बेच देते हैं। 110 में आपने बेच दिया तो हमें वो जो मैंने 10 रुपए का प्रॉफिट आपके ऊपर ऐड करके भेजा था, लोड ऐड की थी, वो रियलाइज हो गई ना, वो प्रॉफिट रियलाइज हो गया। लेकिन अगर मैं ये कह दूं हम कंपनी के 2 डिपार्टमेंट है, मेरा एक डिपार्टमेंट एक आपका डिपार्टमेंट, मैंने 100 रुपए की चीज बनाई और वो चीज आपको भेज दी 110 में और आपके स्टॉक में पड़ी हुई है, वो चीज बिकी नहीं, कस्टमर नहीं आया, ईयर एंड पे पड़ी हुई है आपके पास। तो बताइए वो जो 10 रुपए का मैंने लोड ऐड किया था, प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया था, कंपनी जानना चाहती है अपना प्रॉफिट, कंपनी जानना चाहती है अपना प्रॉफिट, तो क्या वो कंपनी को 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ? पहले कॉन्सेप्ट की बात करो, क्या वो प्रॉफिट रियलाइज हो गया या नहीं हुआ? वेरी गुड, सही सोच रहे हो, नहीं हुआ, क्योंकि कस्टमर के पास तक ये पहुंचा ही नहीं। कस्टमर के पास पहुंच जाता तो हम कहते रियलाइज प्रॉफिट, लेकिन ये तो कस्टमर के पास पहुंचा नहीं ना। और अगर ये कस्टमर के पास नहीं पहुंचा तो इसका मतलब हम इसे क्या बोलते हैं, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। और इस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हटाना होता है, वो हमारे प्रॉफिट पार्ट में आ रहा होता है। कैसे आ रहा होता है भाई, मैं अगर मान लो 100 रुपए की चीज बनाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, आपको कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा, फिर कैलकुलेशन पे चलेंगे। हम क्यों कर रहे हैं, मैं क्या चीज समझा रहा हूं, हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ गई, उसका जो सॉल्व करेंगे उसको अभी हम सॉल्व करेंगे, तो उसी के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं। वो प्रॉब्लम ही आपको एक बार चेक करा रहा हूं। मैं 100 रुपए की चीज कोई बनाता हूं, मैं आपको 110 में बेच देता हूं। आप और मैं कौन है, एक कंपनी के 2 डिपार्टमेंट। तो मैं कोई चीज अगर मेरा अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा तो मेरे लिए उसकी कॉस्ट कितनी होगी बताओ, 100 रुपए। और मैं जब आपको ट्रांसफर कर दूंगा तो मेरे यहाँ तो ट्रेडिंग अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा 110 में, तो मेरे अकाउंट में तो वो 10 रुपए का प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? मेरे अकाउंट में तो 10 रुपए का प्रॉफिट आएगा, लेकिन कंपनी, ओवरऑल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कंपनी के लिए तो आप भी एक डिपार्टमेंट है और मैं भी एक डिपार्टमेंट हूं, और मेरे डिपार्टमेंट ने आपके डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर करा, 100 रुपए की चीज बना करके 110 में ट्रांसफर कर दी और आपके पास कस्टमर आया नहीं और आपके पास ईयर एंड पे वो स्टॉक बचा रह गया। तो इसका मतलब अगर मुझे कंपनी का प्रॉफिट कोई पूछे तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, उस प्रॉफिट को हटा देना चाहिए। ठीक है, तो वही काम हम करने जा रहे हैं। यहां ए डिपार्टमेंट ने देखो 6,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट दिखा रखा है। यहां देखो आप, ए कंपनी ने 6,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट दिखाया है। बी को ट्रांसफर करा था और आपने बेटा कॉस्ट भी निकाली थी। देखो 12,000 रुपए की कॉस्ट थी, 6,000 का प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके 18,000 में ट्रांसफर किया था ना, 18 का ट्रांसफर देख लो, 18 का इसके यहाँ इंटरनल ट्रांसफर, इसने अपने यहाँ जस्ट लाइक सेल दिखाई थी, इसने अपने यहाँ कॉस्ट दिखाई थी, तो इसका मतलब 6,000 का प्रॉफिट ये आ रहा है। फिर यही 6,000 का प्रॉफिट आपको समझाने के लिए देखिए,
ये देखो यहां ट्रांसफर हो गया। इसका मतलब यहां जो पीएनएल में प्रॉफिट आ रहा है और वो जो कंसोलिडेटेड पीएनएल में, जनरल पीएनएल में ट्रांसफर हो रहा है, उसमें डिपार्टमेंट तो अपने अपने प्रॉफिट दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो 18,000 रुपए का गुड्स ट्रांसफर हुए थे, वो गुड्स सारे बेचे नहीं गए। बी ने कहां बेच पाया? बी के यहां तो देखो स्टॉक बच गया, ये 14,000 रुपए का स्टॉक बच गया। अब इस 14,000 में से कुछ हिस्सा इस 18 का भी होगा या नहीं होगा? होगा भाई। ये इसका ये अपना स्टॉक है, ये स्टॉक किसका है? जो ए से आया था। दोनों स्टॉक मिक्स हो गए, इसमें से सेल भी दे रखी है और इसमें से कुछ बच भी गया, यही तो दे रखा है देखो। तो कौन सा वाला स्टॉक बच गया, कितना बच गया, ए से आया कितना बच गया, यही एक प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉर्ट आउट करना होगा, निकालना होगा, सॉल्व करना होगा। प्रॉब्लम समझ में आई? अभी तक मैं क्या समझा रहा हूं आपको? मैं एक प्रॉब्लम चेक करा रहा हूं कि देखो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने जा रहे हैं और यही इस चैप्टर का सबसे मेन पार्ट है। अगर ये पार्ट सब बच्चों को क्लियर हो गया तो समझ लो आपका डिपार्टमेंट आज ही खत्म। ये प्रॉब्लम अगर आपको समझ में आ गई, गारंटी मेरी, ये प्रॉब्लम समझ में आ गई, डिपार्टमेंट का पार्ट आपका आज ही क्वेश्चन तो करेंगे। मन में आ रहा होगा डाउट, सर कोई क्या क्वेश्चन भी नहीं करेंगे? तो क्वेश्चन तो करेंगे, लेकिन समझने वाला, दिमाग लगाने वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यहीं खत्म हो जाता है। तो इसके लिए समझाने से पहले मैंने एक प्रॉब्लम विजुलाइज कराई है, सब बच्चों को समझ में आ गई होगी। अदरवाइज आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो, थोड़ा सा बैक करके फिर देख सकते हो, आप तो इसी चीज को दोबारा देख सकते हो। चलिए, अब मैंने सिर्फ प्रॉब्लम चेक कराई है आपको। अब मैं ना एक एग्जाम्पल लेकर के चलता हूं, वर्बली एग्जाम्पल देखते हैं उसमें आप क्या कुछ कैलकुलेट कर पाते हैं। मान लो एक डिपार्टमेंट है मेरे पास एक डिपार्टमेंट है, ए डिपार्टमेंट। अच्छा जी, ए डिपार्टमेंट है जिसने क्या किया, 10,000 रुपए का खर्चा किया और 3 यूनिट बनाई, 10,000 वाली 3 यूनिट बनाई उसने। कितने रुपए की बन गई? 30,000 रुपए की बनी। मतलब एक पहला डिपार्टमेंट है जिसने 10,000 रुपए लगाए, 10,000 रुपए का खर्चा किया और वो 10,000 रुपए खर्च करके उसने एक यूनिट बनाई। और उसने कितनी यूनिट बनाई? 3 बनाई। तो 3 की कॉस्ट कितनी हो गई? 30,000 रुपए हो गई। फिर इसने क्या किया, इसमें से 12,000 रुपए के हिसाब से 2 यूनिट को ट्रांसफर कर दिया। इसका मतलब ये किसको ट्रांसफर कर दी इसने? ट्रांसफर टू बी। ये देखिए, अब इधर आ जाते हैं बी डिपार्टमेंट में। ये देखो भाई, सब बच्चे देखो, बी डिपार्टमेंट के लिए, बी डिपार्टमेंट के लिए तो आप कहोगे सर ये कॉस्ट है। वेरी गुड, 12,000 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 24,000। फिर बी डिपार्टमेंट ने अपना माल भी लगाया। भाई इसने भी फर्दर प्रोसेस किया ना। ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है ए, पहला डिपार्टमेंट, ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट 2। यहां से जो गुड्स इनके फिनिश गुड्स होते हैं वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं कहां पर? बी डिपार्टमेंट में। फिर बी डिपार्टमेंट मान लो आगे कहां ट्रांसफर कर देता है? सी डिपार्टमेंट में। तो ए डिपार्टमेंट ने 3 में से 2 यूनिट ट्रांसफर कर दी। कहां ट्रांसफर कर दी इसने? बी डिपार्टमेंट में। अब समझ में आया सबको? अच्छा, अब बी डिपार्टमेंट ने क्या करा, इन दोनों यूनिट पे 5-5 हजार रुपए का माल अपना लगाया। खुद भी तो प्रोसेस करते हैं ना ये, तो इनकी अपनी कॉस्ट आ रही है 5,000 रुपए एक यूनिट पे। तो 2 पे कितनी हो गई? 10,000। अब इन दोनों का जरा टोटल कर लो, कितना हो गया? 34,000। और एक की कॉस्ट कितनी आ गई? एक की कॉस्ट आ गई 17,000 रुपए। अब बी ने सी को ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर टू सी। उसने क्या किया, एक इन दो में से एक यूनिट को ट्रांसफर कर दिया।
20,000 रुपए को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 20,000 रुपए। ये 20,000 रुपए किसके पास ट्रांसफर हो गए? सी के पास। तो 20,000 को 1 से मल्टीप्लाई करो 20,000 रुपए। ये समझ में आया सबको? 3 यूनिट स्टार्टिंग में बननी शुरू हुई, उसमें से 2 ट्रांसफर कर दी ए ने बी को, बी ने सी को कितनी ट्रांसफर करी? 1 यूनिट। अब सी डिपार्टमेंट ने भी कुछ खर्चा किया इस पे, मान लो 8,000 रुपए का खर्चा किया। तो ये लो जी 8,000 रुपए मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब टोटल कॉस्ट कितनी हो गई उस यूनिट की? 28,000। और ये इसके यहाँ क्लोजिंग स्टॉक बच गया, बिका नहीं, कस्टमर अभी आया ही नहीं, बच गया। ये लो जी, बताइए जरा, ये पूरा प्रोसीजर समझ में आया आपको? क्या है ये? अच्छा, अब क्वेश्चन ये राइज होता है इसमें, क्या आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मतलब जो बी डिपार्टमेंट है इसके पास कुछ स्टॉक बचा है। कितना स्टॉक बचा है? देखो ना, 34,000 में 2 यूनिट बनी थी, 1 ट्रांसफर कर दी तो 1 तो बची है इसके पास भी। इसके पास कितने का स्टॉक बचा है? 28 का। इसके पास भी कुछ स्टॉक बचा है 10,000 का, क्योंकि 3 यूनिट की कॉस्ट थी 30,000, 2 यूनिट की कॉस्ट कितनी हो गई? 20,000, और 20 की चीज 12 में ट्रांसफर करी तो 1 तो बची गई ना। 3 में से 2 ट्रांसफर हुई है, 1 तो बची गई ना इसके पास। इसने भी 2 में से 1 ट्रांसफर किए तो 1 तो इसके पास भी बच गई। 1 इसके पास बची, 1 इसके पास बची, और 1 ही यूनिट इसके पास बची है। ठीक है, इसके लिए कॉस्ट कितनी थी? 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी थी? ये लो मैं डिफरेंट कलर से लिख देता हूं। 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी थी? इसके लिए कॉस्ट थी हाँ जी, इसके लिए कॉस्ट थी 10,000, और बी के लिए कॉस्ट कितनी थी? 1 की कॉस्ट कितनी थी? 17,000, और इसके लिए कितनी थी? 1 की कॉस्ट 28,000। अब समझ में आ गया? ये जो मैंने ब्लैक से सब लिखा है ये क्या है? इन सब के अपने अपने क्लोजिंग स्टॉक, मतलब 1-1 यूनिट तीनों के पास पड़ी है। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहला क्वेश्चन, मुझे क्या चीज निकालनी है? मुझे कैलकुलेट करना है स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व जिसको मैं कह सकता हूं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जो रियलाइज नहीं हुआ। और अगर आप यहां देखें तो कस्टमर को तो 1 भी यूनिट नहीं बेची गई, ये सारा स्टॉक बचा हुआ है। तो इस पे टोटल कितना प्रॉफिट हुआ ये मुझे बताइए, सब बच्चे कैलकुलेट करके कि भाई इतना प्रॉफिट आया हमारा, टोटल प्रॉफिट ये आएगा। कैलकुलेट कर सकते हैं आप, पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, और इसको आपको अपने आप कैलकुलेट करना चाहिए, बिल्कुल कैलकुलेट करना चाहिए कितना प्रॉफिट हुआ। जरा कैलकुलेट करके बताओ। अच्छा जी, चलो जी, अब देखते हैं जरा सी के पास कितने रुपए का स्टॉक है? सबसे पहले सी के स्टॉक से चलते हैं। सी के पास कितने रुपए का स्टॉक है? 28,000 का। सी के पास 28,000 का स्टॉक है। अब मैं ना सी डिपार्टमेंट से पूछता हूं कि तुम ये बताओ, ये सारा स्टॉक क्या तुम्हारा अपनी कॉस्ट पर है? कहता है हाँ, ये सारा मेरी कॉस्ट पर ही है। वाकई में उसकी कॉस्ट पर है, 20,000 ट्रांसफर हुए थे तो वो सी की तो कॉस्ट ही है, और 8,000 का खुद ने खर्चा किया था। अच्छा, अब मैंने उससे ये पूछा, क्या ये सारा पूरा का पूरा स्टॉक आपका अपना ही है? दूसरा क्वेश्चन देखो, मैंने उससे पूछा क्या ये सारा स्टॉक आपका अपना ही है या किसी प्रीवियस डिपार्टमेंट से ट्रांसफर होकर भी आता है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट से ट्रांसफर होकर भी आता है? तो पता है वो क्या जवाब देता है?
वो कहता है देखो जी, इसमें से 8,000 का माल तो मेरा अपना है और 20,000 रुपए का स्टॉक, 20,000 रुपए का स्टॉक इसके पास प्रीवियस डिपार्टमेंट से ट्रांसफर होकर के आता है। कौन सा डिपार्टमेंट? बी डिपार्टमेंट से। हम सी डिपार्टमेंट के लिए वर्किंग कर रहे हैं और सी डिपार्टमेंट के पास जो स्टॉक ट्रांसफर होकर के आता है वो बी डिपार्टमेंट से ट्रांसफर होकर के आता है। अच्छा, अब हमने बी डिपार्टमेंट से पूछा कि बी डिपार्टमेंट, तुम ये जो गुड्स ट्रांसफर करते हो क्या तुम कॉस्ट टू कॉस्ट करते हो सी डिपार्टमेंट को? अब मैं अगला क्वेश्चन किससे पूछ रहा हूं? बी डिपार्टमेंट से पूछ रहा हूं कि तुम ये जो स्टॉक ट्रांसफर करते हो क्या तुम ये सारा का सारा स्टॉक कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रांसफर करते हो या प्रॉफिट मार्जिन पे ट्रांसफर करते हो? तो बी डिपार्टमेंट कहता है नहीं जी, मैं तो प्रॉफिट मार्जिन पे ट्रांसफर करता हूं, मैं तो प्रॉफिट इसमें कमा करके फिर ट्रांसफर करता हूं। तो हमने उससे पूछा बताओ इस 20,000 रुपए में क्या तुमने कुछ प्रॉफिट भी कमाया था? हाँ कमाया था, ये देखो जरा, 17 की चीज इसने 20,000 रुपए में बेच दी थी। एक की कॉस्ट 17,000 आई थी ना, लेकिन भेजा कितने में था? 20 में। तो इसका मतलब बी का प्रॉफिट इसमें कितना जुड़ा हुआ है? 3,000 रुपए इस पे प्रॉफिट एलिमेंट है जो किसने कमाया? बी ने कमाया। तो बी तुम्हारी अपनी कॉस्ट कितनी पड़ती है? वो कहता है जी 17,000 रुपए इसमें मेरी कॉस्ट होती है। यहां तक समझ में आया सबको? बड़ी आसान सी इंटरप्रिटेशन है ये तो, है ना। अब जरा बी से बात करते हैं। बी से पूछते हैं बी, ये तुम ये बताओ, ये जो 17,000 रुपए का स्टॉक तुम कह रहे हो कि अगर मैंने सी को ट्रांसफर ना किया होता तो बी के पास खुद अपने स्टॉक में पड़ा होता, अपनी कॉस्ट पर पड़ा होता, 17,000 का स्टॉक होता ये। अब हम बी से पूछ रहे हैं ये बताओ बी, ये सारा स्टॉक तुम्हारा अपना ही होता है या किसी प्रीवियस डिपार्टमेंट से भी ट्रांसफर होके आता है? किसी दूसरे डिपार्टमेंट से भी ट्रांसफर होकर के आता है क्या आपके पास? तो वो कहता है यस, इसमें से 5,000 रुपए का सामान तो उसका अपना है, 5,000 का सामान तो उसका अपना है, लेकिन 12,000 रुपए का सामान उसके पास कहां से आता है? ए से आता है। वो कहता है 12,000 रुपए का सामान, 12,000 रुपए का सामान देखो ए से आया था और 5,000 का सामान उसने खुद डाला था। यहां तक समझ में आया सबको? अब हम पहुंचे ए डिपार्टमेंट पे। ए डिपार्टमेंट से पूछा कि क्या तुम बी डिपार्टमेंट को कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रांसफर करते हो, जो कॉस्ट आती है उसी पे ट्रांसफर कर देते हो या कुछ प्रॉफिट मार्जिन रखते हुए ट्रांसफर करते हो? तो बी डिपार्टमेंट, ए डिपार्टमेंट कहता है नहीं, मैं इसके अंदर कुछ प्रॉफिट भी कमाता हूं। हमने पूछा कितना प्रॉफिट कमाते हो? तो देखो जरा, 10,000 की कॉस्ट की चीज कितने में ट्रांसफर की थी? 12 में। तो कितना प्रॉफिट कमाया उसमें? 2,000 रुपए का प्रॉफिट। ये किसने कमाया इसमें? ए ने। यहां तक समझ में आया बेटा सबको? तो 2,000 रुपए का प्रॉफिट ए ने कमाया और ये 3,000 रुपए का प्रॉफिट किसने कमाया था? ये प्रॉफिट कमाया बी ने। अच्छा, यहां कितना आ गया? 10,000 रुपए। ये 10,000 रुपए क्या चीज आ गई बताओ? ए की कॉस्ट आ गई। अगर आप देखें तो मेरे एग्जांपल में 10,000 से ही स्टार्ट हुआ था। ये देखो 10,000 तक पहुंच गए, वापस 28,000 से वापस कहां पहुंच गए? 10,000 तक पहुंच गए। देखो 28,000 से वापस 10,000 तक पहुंच गए और इन बिटवीन इस 28,000 के स्टॉक में मैं कह सकता हूं अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है? 5,000 है। 5,000। भाई अगर आप ओवरऑल देखें तो ए ने कितना लगाया था? 10। बी ने कितना लगा? 1 यूनिट की बात कर रहा हूं, 5। और सी ने कितना लगाया था? 8,000। यही तो कॉस्ट लगाई थी इन्होंने। तो ओवरऑल अगर आप ये देखें, अगर टोटल प्रॉफिट निकालना चाहें आप तो वर्बली कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई अगर मैं टोटल यूनिट की कॉस्ट देखूं तो 23,000 आती है और यहां तक पहुंचते पहुंचते कितनी हो गई है? 28,000। तो सब बच्चे मुझे बताएं
प्रॉफिट कितना हुआ 5 का, लेकिन वो 5,000 किसने कमाया, कितना? तो ये देखिए मेरे इस एग्जांपल में 3,000 रुपए तो बी ने कमाए और 2,000 रुपए ए ने कमाए। ये बताइए सब बच्चों को समझ में आया ये पहले? तो सर अभी तो बी के स्टॉक में 17,000 में भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट एलिमेंट होगा। हाँ, बी के पास भी तो स्टॉक बचा हुआ है 17,000 का। अभी तो हमने सी के स्टॉक पे ये कैलकुलेट किया, अब वापस बी से वही सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब सबसे पहले बी से पूछते हैं, भाई बी ये जो तुम्हारे पास स्टॉक बचा है 17,000 का, क्या ये सारा तुम्हारा अपना सामान है या इसमें किसी दूसरे का भी मिक्स है? तो कहता है हाँ, इसमें 5,000 रुपए तो देखो मैंने खुद लगाए थे और 12,000 रुपए का स्टॉक मेरे पास ए से आया था। यहां तक समझ में आया? अब ए डिपार्टमेंट के पास पहुंचे हमने उनसे पूछा कि ये बताओ, ये जो तुम बी डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर करते हो, क्या ये सारा सामान आप कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रांसफर करते हो या कुछ प्रॉफिट भी रखते हो? तो पता है क्या जवाब मिला? कह रहा है जी इसमें मेरा 2,000 रुपए का तो प्रॉफिट है और 10,000 रुपए मेरी कॉस्ट रही थी। तो इसका मतलब बी के पास जो स्टॉक पड़ा है, बी के पास जो स्टॉक पड़ा है उस पे सिर्फ ए ने ही कमाया है, और कितना कमाया है? 2,000 रुपए का प्रॉफिट। समझ में आया सबके पास? अच्छा, अब ए के स्टॉक पे चलें। ए के पास कितने रुपए का स्टॉक पड़ा है? 10,000 का। ये जो 10,000 का स्टॉक है, इस पे क्या कोई प्रॉफिट ऑफिट किसी ने कमाया है? नहीं, इस पे कोई प्रॉफिट की कैलकुलेशन नहीं होगी। रीजन, इसके पास किसी प्रीवियस डिपार्टमेंट से ट्रांसफर ही नहीं है, इसका तो ओरिजिनली अपना खरीदा हुआ सामान था। इसके पास तो प्रीवियसली किसी डिपार्टमेंट से ट्रांसफर ही नहीं आया, उसके पास किसी प्रीवियस डिपार्टमेंट से ट्रांसफर नहीं आया, इसलिए उसके स्टॉक पे किसी ने कमा ही नहीं रखा। जब ट्रांसफर ही नहीं है तो कमाई उस पे कहां से आएगी? इसका मतलब ये हो गया, ये जो हम इसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये स्टॉक रिजर्व है। तो ये स्टॉक रिजर्व की कैलकुलेशन कब करेंगे? पहली कंडीशन, ट्रांसफर हुआ हो प्रीवियस डिपार्टमेंट से, प्रीवियस डिपार्टमेंट से। दूसरा, डिपार्टमेंट ने जब ट्रांसफर किए हो गुड्स तो प्रॉफिट मार्जिन पे किए हो, प्रॉफिट मार्जिन पे किए हो, मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पे जो गुड्स ट्रांसफर हुए हैं वो कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं हुए, वो प्रॉफिट मार्जिन पे हुए हैं, वो प्रॉफिट मार्जिन पे हुए, उसमें कुछ प्रॉफिट मार्जिन रखा गया। कॉस्ट टू कॉस्ट भी ट्रांसफर कर देंगे तब भी आप अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की वर्किंग नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए।